आज हम करने वाले हैं सीबीएसई साइंस का सैम्पल पेपर। सीबीएसई क्लास 10 का सैम्पल पेपर करने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और टाइम 3 घंटे का है। इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सेक्शन होंगे और 39 क्वेश्चन हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हमारा पूरा आने वाला है। जैसे कि हम बता रहे हैं साइंस का पेपर है ये, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं सेक्शन वाइज जो हैं, हम सबसे पहले सेक्शन 1 पे आते हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स, यहाँ पे साइड में मार्क्स भी दिए गए हैं आपको, कि सिलेक्ट द ग्रुप इन विच द ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें फर्स्ट आएगा आपका आंसर जो है, आपका आएगा कैस्केटा, ये लेग्यूम्स, लीच एंड टेपवर्म। ये नहीं होगा आपका, जो सही आंसर है वो कौन सा है? सी है। कैस्केटा, टीक, लाइक, लीचवर्म एंड टेपवर्म, आपका सी आंसर होगा। करेक्ट आंसर सी है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर मसल सेल। कि जो मसल सेल में ग्लूकोज बन रहा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, उसमें क्या बनता है? आपका प्रोडक्ट क्या है? तो हमें पता है उसके अंदर क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन बी है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको ग्राउंड में क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो ग्राउंड होता है उस ग्राउंड में आदमी ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा जो है ग्लूकोज टूट नहीं पाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है और हमें क्या आते हैं? मसल क्रैम्प्स आते हैं जी। मसल क्रैम्प्स हमें आ रहे होते हैं। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ ब्रेन। कि कौन सा इसमें जो है आपका पार्ट और फंक्शन है ब्रेन का, वो बिल्कुल ठीक होने वाला। पोस्चर एंड बैलेंस सेरिबेलम, ये नहीं होगा। सेल्वेशन मिड ब्रेन से नहीं होगा। हंगर पोन्स इन हिंड ब्रेन नहीं होगा। बीपी मेडुला इन हिंड ब्रेन, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ए पेशेंट वॉज वेरी हाई, इट मे बी ड्यू टू द इनएडिक्वेट सीक्रेशन ऑफ। किसकी कमी से हो रहा है? आप हमें पता है इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज, की जो पेनक्रियाज है वो हमारा क्या है? इंसुलिन सीक्रेट है करता है जी, वहाँ से होगा। नेक्स्ट है, इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट एंड वाइट फर्ड रैबिट ऑल ऑफस्प्रिंग वर फाउंड टू हैव ब्लैक फर। सब ब्लैक फर है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी जो ब्लैक फर्ड है ये कैसी हो गई है जी? डोमिनेंट जीन हो गई है। कैसी हो गई बेटा? डोमिनेंट जीन हो गई है, और ये हमारी क्या है? रिसेसिव है। रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लैक फर हमें मिल रहा है, तो कौन सा क्रॉस आपका होने वाला है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। कैपिटल बी, बी एंड स्मॉल बी, क्योंकि बी जो है वो आपका डोमिनेंट जीन है दिखा रहा है। अगर आपको कोई भी चैप्टर ऐसा लग रहा है कि आपको सीखने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियोस पर बना दूंगा। नेक्स्ट है, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन। ओजोन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है? ओजोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन, नहीं जी, गलत है। ओजोन इज डेडली पॉइजन, नहीं। ओजोन शील्ड द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, बिल्कुल ठीक है। ओजोन लेयर प्रिवेंट यूवी रेज विच काज स्किन कैंसर, बिल्कुल ठीक है। ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल ठीक होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन बी होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कौन सी एक्टिविटी से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं? तो यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, इससे आपका, क्योंकि प्लास्टिक कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है हमारा। प्लास्टिक कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो जिसकी वजह से वेस्ट ये बढ़ रहा है जी। अगला है, दो क्वेश्चन है जो आपकी स्टेटमेंट है एजर्सन और रीजन, उसके बेसिस पर आपको बताने हैं। ये सारे आपके एक एक नंबर के थे, ये भी दोनों एक एक मार्क्स के ही क्वेश्चन होने वाले। ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, सीबीएसई साइंस क्लास 10 का। अगला एजर्सन है, टालनेस ऑफ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। द जीन फॉर द एंजाइम मेक्स प्रोटीन विच हेल्प्स द प्लांट टू बी टोल, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और जो आपकी रीज़न है वो अजर्सन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए होगा जी, ए। नेक्स्ट है, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन अ फूड चेन, ठीक है। ये तो गलत होगा जी, वल्चर के बाद भी तो उनको कोई खा रहा होता है। एंड वल्चर ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉपिक लेवल एंड इट गेट्स ओनली 10% ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा आपका,
ए गलत है, ये ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक एनिमल प्लांट्स डू नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज दे डू नॉट ईट फूड चेन, कमेंट विद द अपॉन द स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन। क्या ये बात ठीक है? गलत। कि ये कह रहे कि जो एनिमल्स की तरीके से प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, आप इसके बारे में बताइए। ये बिल्कुल गलत है। देखते हैं, देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या है, हमारे एक्सक्रीट जो सब्सटेंस है उनको रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीशन दिखाते हैं। कैसे कैसे? तो कम्प्लीटली रोंग है स्टेटमेंट, तो हमारी कैसी होगी जी? रोंग होगी, क्योंकि ये भी हमारा रिलीज़ करते हैं। आंसर नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम। तो क्या क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है, क्या है? फोटोसिंथेटिक वेस्ट है, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक वेस्ट होगा। रिमूव थ्रो स्टोमेटा, कहाँ से रिमूव होता है? स्टोमेटा से रिमूव होता है, पहला है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर ये कौन रिलीज़ कर रहा होता है? ये भी स्टोमेटा ही रिलीज़ करते हैं। किस प्रोसेस से बेटा? ट्रांसपीरेशन से। किससे? ट्रांसपीरेशन, जो हमारा लीव्स से होता है, ठीक है ना, लीव्स के वहाँ से होता है ट्रांसपीरेशन से। और हमारा क्या रिलीज़ होता है? कुछ डेड सेल्स होती हैं, रेजिन्स हैं, ठीक है ना, जो स्टोर होते हैं, स्टोर्ड होते हैं किसके अंदर? स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। क्या क्या? वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। सेलुलर वेस्ट, आपका मैनी वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे इसके अंदर भी स्टोर होते हैं। और इसके अलावा क्या होगा? अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो हमारे बने हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जब हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है उस टाइम बने हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो कहाँ पर? स्टोर्ड इन ईदर डेड सेल्स, डेड सेल्स और हमारा रेजिन में, एंड गम्स, एंड गम्स, और आर रिमूव्ड थ्रो, आर रिमूव्ड थ्रो फॉलिंग ऑफ लीव्स, आर रिमूव्ड थ्रो फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो लीव्स जब फॉल होती हैं तो उसके फॉर्म में आपका रिलीज करती है। तो ये भी हमारे क्या हैं? 4 पॉइंट हैं जो हमारे देखते हो। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। तो प्लांट्स का भी वेस्ट होता है, जिसके अंदर आता है हमारा क्या क्या आएगा? हमारे यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन आती है, एक्सेस वाटर आता है, हमारा वैक्यूल्स की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट आता है, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं और लीव्स की फॉर्म में गिरा दिए जाते हैं, या फिर रेजिन और गम्स की फॉर्म में रख लिए जाते हैं जी, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। 2 नंबर में है तो आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, स्टूडेंट टू अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन करना है। फर्स्ट वन हम दोनों देखेंगे। हाउ मेनी चैम्बर्स आर ईदर इन द हार्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंट इन बॉडी? फर्स्ट वन है फिशेज और आपका ह्यूमन। तो आपको एक तो बताना है कि कितने चैम्बर होते हैं और कैसे इनके अंदर प्रिवेंशन जो है वो आपकी होती है, कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा प्रिवेंट मतलब मिक्स नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो फर्स्ट वन आप बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम फिशेज की। तो फिशेज में कितने चैम्बर हार्ट होता है जी? फिशेज में होता है 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। एक आपका ऑक्सीजनेटेड लेके जाता है और दूसरा हमारा डीऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड इज पंप टू गिल्स, यहाँ पर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। क्या करेंगे? गिल्स के अंदर क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये क्या होता है? पास टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड पास्ड टू द होल बॉडी, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपने यहाँ पर कंसिडर कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं जी? 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर आपको हार्ट सीखना है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सप्लेन कर दूंगा। 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक रफ सा डायग्राम बताऊं तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये आपका हार्ट हो गया है, 4 चैम्बर हो गए हैं जी। तो इसमें क्या होगा? हमारे इनके अंदर क्या होता है? सेप्टम होता है। ये सेप्टम होते हैं जो क्या करते हैं? ये सेप्टम जो हैं, सेप्टम हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड,
प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड। और इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे क्या होते हैं बेटा, सेप्टम होते हैं। इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पर भी आपके वॉल लगे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ नहीं आता या डिटेल्ड में चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। कैसे वाटर जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के अंदर। देखो बेटा, प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होगा, अगर हमारा ये एक इस तरीके का, मैं आपको एक रफ प्लांट दिखाता हूँ, ठीक है, ये ऐसे है। तो जो यहाँ पर इसकी रूट्स हैं, ये रूट्स निकली हुई है, ठीक है। ये रूट्स क्या करेंगी, ये सोइल है, सोइल से यहाँ पर एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। और रूट से ही हमारा क्या होगा, रूट से कहाँ पे जाएगा, स्टेम के अंदर जाएगा, और स्टेम से आपका क्या है, ऊपर जाएगा जी, अपवर्ड जाएगा। किस तरीके से जाता है, कौन से जो है हमारे जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू क्या करता है, इसका ट्रांसपोर्ट कराता है। और कैसा होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा बेटा, कैसे होगा, देखो यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा, मतलब रूट से आपका ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर और अपवर्ड हमारा जा रहा होता है। देखो कैसे होगा, जो प्लांट्स हैं हमारे, प्लांट से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, यहाँ से लीव्स जो है प्लांट की, यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन होगा मतलब वाटर जो है रिमूव हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। तो वाटर रिलीज होगा ट्रांसपिरेशन से, धूप पड़ी, धूप से स्ट्रोमेटा ने वाटर रिलीज कर दिया, ट्रांसपिर, तो यहाँ पे कमी होगी, यहाँ पे कमी होगी। ये जो ऊपर वाले हैं ये नीचे से खींचेंगे, ये यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये आपकी रूट से, और रूट्स हमारी अल्टीमेटली सोइल से। इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मतलब जो कंसंट्रेशन है साल्ट्स वगैरह की वो चेंज होती है, जिसकी वजह से होता है जी, ठीक है ना। यहाँ पे तो रूट से वाटर ऊपर जाएगा, फिर स्टेम्स और वहाँ से लीव्स के थ्रू आपका ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पूरा आपका अपवर्ड मूवमेंट होती है, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। 2 मार्क्स में आपका मोर देन सफिशिएंट, आप इसको अच्छे से बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अगला है, अबाउट 100 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेचुरल रिजर्व पार्क। ठीक है जी, 100 एकड़ थी, और उसमें से फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फ्रीडम इन द नेचुरल रिजर्व पार्क में आपके जो ऑर्गेनिज्म थे, रैबिट, फ्रॉग, ग्रास, फिश, ये सब आपके वाटर इंसेक्ट, जेब्रा, पीकॉक, स्नेक, ट्री, बर्ड, आउल, इंसेक्ट, टाइगर, वल्चर, डक, क्रिएट ए फूड वेब कंपेरिजिंग 2 सेपरेट फूड चेन्स इनटू डिफरेंट प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग द अबाउट डाटा। इसका मतलब क्या है कि आपने ये सारे एनिमल्स का यूज़ करके 2 फूड चेन बनानी है बेटा, 2 फूड चेन बनाओ, और इन दोनों फूड चेन को कनेक्ट करके क्या बनाओगे, एक फूड वेब बनाओ। फूड वेब पता है ना, कि सारी फूड चेन जब आपकी कंबाइन हो जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, हम उसको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। देखो, तो 2 ही मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन भी है, तो ये कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। तो इसमें देखो कैसा होगा, फूड चेन कैसी कैसी होगी। एक तो आप क्या कर रहे हो, ट्री वाली बना लेते हैं हम, यहाँ पे ट्री वाली, ठीक है ना, ट्री है, ट्री से बना लेते हैं, और एक ग्रास से, ऑब्वियस सी बात है 2 ही बनेगी। तो पहले ट्री बनेगा, ट्री से क्या होगा जी, ट्री से जाएगा, जेब्रा ने खाया पेड़ को, ठीक है, जेब्रा को किसने खाया, टाइगर को खाया। या फिर आपकी क्या होगी, ग्रास वाली है, ग्रास वाली है, ग्रास वाली किसको, जिसमें ग्रास थी, ग्रास को किसने खाया, ग्रास को खाता है हमारा जेब्रा खाएगा, और जेब्रा को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा जी, ठीक है। अब जो ये दोनों फूड चेन है, इन दोनों फूड चेन को आप कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जेब्रा से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट बोथ द फूड चेन, कनेक्ट बोथ द फूड चेन एट अ कॉमन पॉइंट एट जेब्रा, ठीक है ना। या आप बहुत अलग अलग भी बना सकते हो, जैसे हमने क्या किया, ग्रास था,
खूब सारी बन जाएंगे बेटा। ग्रास को कौन खाता है जी? ग्रास को खाया रैबिट ने, ठीक है। रैबिट को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? वल्चर ने, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और भी बना लो। उसमें आप क्या कर सकते हो, या स्नेक को किसने खाया? पीकॉक ने खा लिया जी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आप एक बना लो और स्नेक वाले पॉइंट पे स्नेक, ठीक है। कैसे? वाटर इंसेक्ट थे, वाटर इंसेक्ट्स हैं। वाटर इंसेक्ट्स को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। और फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया? पीकॉक ने खाया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो मल्टीपल आपकी बन सकती हैं, आप जो मर्जी बना लें जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अगला क्वेश्चन है, ड्रा एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कि कैसे जो नर्व सेल है वो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में करती है। 3 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेपर हमारा आ भी ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आ भी सकता है, फाइनल एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है जी। तो नर्व सेल देखो, नर्व सेल बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको नर्व सेल बना के दिखा देता हूँ। नर्व सेल कैसे बनेगी? आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। ये आपकी क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। देखो इनका नाम करते हैं, ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस होगा। ये क्या है? एक्सोन है। ये क्या है? डेंड्राइट्स है। ये है हमारा एक्सोन। ये है हमारी नर्व एंडिंग। और इस पूरी को क्या बोलते हैं हम? सेल बॉडी। इसमें साइटोप्लाज्म होगा आपका, यहाँ पे ये आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखो होता कैसे है कि जो यहाँ पर है वो किस फॉर्म में आएगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में आएगा जी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ, देखो दो यहाँ पे अगली जो शुरू हो जाएगी, और इन दोनों के बीच के गैप को आप क्या बोलते हो? साइनेप्स बोलते हो। क्या बोलोगे बेटा? साइनेप्स बोलते हैं, SYNAPSE, साइनेप्स। वो जो टिप है नर्व सेल पे, यहाँ पे जो है इनसे आपका मैसेज है वो डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। डिटेक्ट कर लिया जाता है नर्व सेल से, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जो ये आपका एरिया है दो सेल्स के बीच का, जिसको आप साइनेप्स भी कह रहे हो, वहाँ पर केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो डेंड्राइट्स क्या कर लेता है? उनको फील कर लेता है। तो वो जो इम्पल्स होती हैं वो डेंड्राइट से किस में आएंगे बेटा? सेल बॉडी में आएंगे। और सेल बॉडी से क्या करते हैं? एक्सोन के रास्ते से वो कहाँ पर चले जाते हैं? लास्ट में चले जाते हैं। और यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पे जाएगा, आपका क्या होगा? जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे जाएगा, जाते ही यहाँ पे क्या होगा? आपका कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं इस एंड पे, ठीक है। तो जैसे ही ये केमिकल्स हैं वो साइनेप्स में जाएंगे और आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा, और जो नई सेल है वो इसको क्या कर लेगी? सेंस कर लेगी, फील कर लेगी। तो इस तरीके से आप, आपका 1 नंबर का लगभग ये फोटो होगी और 2 नंबर में आपने एक्सप्लेन कर देना है। इज आई थिंक इज दिस क्लियर टू एवरीबडी। अगला है, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स विद प्योर राउंड सीड्स RRRY वर क्रॉस विद प्लांट्स विद रिंकल येलो सीड्स RRRY, शो द गैमेट्स फॉर्म्ड व्हेन F1 क्रॉस सेल्फ पोलिनेटेड एंड टोटल ऑफ वन। पहला देखो दो क्वेश्चन है इसके अंदर। ये तो हमारा जो है
ये जो क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। राउंड ग्रीन है, रिंकल येलो सीड्स वाला। देखो कैसे करेंगे अब हम इसको। पहले सबसे पहले आप इनकी गैमेट्स बनाओगे बेटा। गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। गैमेट्स कैसे, हमारे पास है आर आर वाई वाई और दूसरा है आर आर वाई वाई, इनके बीच का क्रॉस है ये। तो आर वाई, ठीक है, ये आपका बनेगा। गैमेट्स बनाओगे आप सबसे पहले। हाँ बेटा, आर वाई, और पहले F1 करते हैं हम, आर वाई F1 फर्स्ट जनरेशन क्रॉस करेंगे हम। ये आपके क्या हैं, गैमेट्स हैं, ठीक है। जब आप इनको करते हो तो क्या हमारे पास निकल के आएगा बेटा, सारे के सारे देखो, करो इनको, तो हमारे पास जो आएंगे वो आएंगे आर आर वाई वाई। ये इसमें दोनों तरीके के हैं, देखो आर हमारा डोमिनेंट है तो कैसा आएगा, राउंड, और वाई से क्या आएगा, येलो आएगा, राउंड और येलो। ये हमारे पास सीड आ जाएगा बेटा किसके अंदर, F1 के अंदर आएंगे, F1 प्रोजनी में। और F1 आर आर वाई वाई वर्सेस आर आर वाई वाई अब आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ ये किससे, यहाँ से आपको क्या निकालना है, F2 निकालना है। तो इसमें कहा शो द गैमेट्स फॉर्म्ड व्हेन F1 वाज सेल्फ पोलिनेटेड। ये F1 थे सेल्फ पोलिनेटेड, अब आप इसको कर रहे हो, तो करोगे तो क्या क्या देखो गैमेट्स बनेंगे कैसे, आर वाई एक, और आर वाई दूसरा, आर वाई और आर वाई। ये आपके चार टाइप के बने हैं बेटा। देखो आपको गैमेट बनाने जरूर आने चाहिए। इस वाले से हमारे पास ये चार बने हैं। अब इस वाले से देखो, इस वाले से भी अगर आप देखोगे तो क्या बनेंगे, आर वाई और आर वाई, आर वाई, आर वाई, ये आपके बन जाएंगे, ठीक है। इनसे आप देखो, मैं एक बना के दिखाता हूँ, तो आर आर वाई वाई बनेगा। तो ये कैसा है हमारा, राउंड येलो बने हैं, ठीक है ना। देखो आर आर राउंड ग्रीन था ना ये, तो राउंड, और वाई कैसा है, येलो, तो राउंड येलो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से आर आर, यहाँ पर भी राउंड येलो बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे राउंड आर आर वाई वाई, ये भी राउंड येलो है, और आर आर वाई वाई ये भी राउंड येलो है, ठीक है। तो आप सबको इस तरीके से करने वाले हो। ये पूरे के पूरे इस तरीके से आप क्रॉस करोगे। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो आप मुझे बताएंगे ज़रूर। मैं आपके पास रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो कैसा होगा, ये हमारे पास आएंगे राउंड येलो के 9, ठीक है, और राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। ये बनेगा। लेकिन हमारे पास कितने क्या है कि टोटल 144 सीड्स हैं, टोटल 144 सीड्स हैं। तो आपके पास कितने बनेंगे, देखो 144 से ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 9 एंड 3 12 एंड 3 15 एंड 1 16, टोटल 16 है। इसको डिवाइड कर दो किससे, 144 से, तो कितना आंसर आएगा जी, 9 आएगा, 9 9, ठीक है ना। तो 9 के रेशो में आपके बनने वाले हैं। तो इसको भी 9 से कर दो, इसको भी 9 से कर दो, इसको भी 9 से कर दो, इसको भी 9 से, तो कितना हुआ 81 27 27 एंड 9। तो टोटल आप करोगे तो आपके पास कितना आंसर आता है, 144 आ जाएगा। 144 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नेहा कंज्यूम्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेहा कंज्यूम्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटो एंड बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट। कि जो नेहा के पास दो चीज़ें हैं, एक है बॉइल्ड स्वीट पोटैटो और दूसरा है बॉइल्ड एग्स। तो भी कह रही कि हेल्प हर टू अंडरस्टैंड
some steps in the process of digestion for food taken by her by answering the following क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि इन दोनों में से वो खा रही है तो कौन सा अच्छा है और कैसे उसका डाइजेशन होगा इसके बारे में बताना है। ए और बी में से कोई एक आपको करना है, इधर अटेम्प्ट ए और बी। ए है विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में कौन सा रिच है। अगर आप ए की बात करते हैं तो जो एग्स होते हैं, एग्स किस में होते हैं, रिच इन प्रोटीन होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द डाइजेशन ऑफ दिस कंपोनेंट इनिशिएटेड एंड नेम द एंजाइम कंडीशन रिक्वायर्ड एंड द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डाइजेशन हेयर। सारी चीज़ें आपको बतानी कि कैसे कैसे उसका डाइजेशन होगा। देखो एग्स तो रिच इन प्रोटीन होते हैं, तो डाइजेशन है वो कहाँ पे इनिशिएट होता है, डाइजेशन इनिशिएटेड इन स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होगा, इनिशिएट होगा। स्टमक में कैसे, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वे रिलीजेस क्या करेंगे, रिलीजेस HCl एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा जी, पेप्सिन एंड म्यूकस, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो ये दोनों तो क्या करते हैं, हमारा प्रोटीन को डाइजेशन करेंगे। और जो HCl है, HCl क्या करता है, HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ये देगा हमें एसिडिक मीडियम देगा, ठीक है ना, प्रोवाइड विच फैसिलिटेट द, मतलब हेल्प करेगा, विच हेल्प इन द, विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ठीक है ना, जो एंजाइम है पेप्सिन उसके एक्शन को क्या कर देगा, हमारा फैसिलिटेट कर देगा जी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज फूड आइटम्स कंटेन फैट्स एंड हाउ इट इज डाइजेस्टेड। बी की बात करते हैं। बी किसके अंदर फैट होती है और कैसे डाइजेस्ट होता है, एग्स के अंदर भी, एग्स कंटेन्स फैट, एग्स कंटेन्स फैट्स, एग्स के अंदर फैट होती हैं और कैसे डाइजेस्ट होती हैं। लीवर जो है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट से बाइल जूस, ठीक है, वो क्या करेगा, बाइल जूस ब्रेक्स ब्रेक्स फैट ग्लोब्यूल्स, ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल, लार्ज मतलब फैट जो होता है बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको, लार्ज को किस में, इनटू स्मॉलर, इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल के अंदर क्या कर देगा, तोड़ देगा जी, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या कर देगा, जो एंजाइम है उसका एक्शन इजी हो जाएगा, मेक्स एंजाइम एक्शन इजी, एंजाइम एक्शन इजी, और इसका जो एक्शन है उसको इजी कर देगा जी, ठीक है ना। और जो इमल्सिफाइड फैट होती है, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इमल्सिफाइड फैट आर डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, आर डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, कौन सिक्रेट करता है, बाय पेनक्रियाज, सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है हमारा, पेनक्रियाज क्या करता है, हमारा लाइपेज रिलीज करता है जिसको एमल्सिफाइड फैट पचाने में हेल्प होती है जिससे। नेक्स्ट है सी, दोनों में से कौन सा जो है, सी ऑप्शन, विच ऑफ दीज इज ए रिच इन स्टार्च हाउ इट्स डाइजेशन इनिशिएटेड। स्टार्च किसमें ज़्यादा होता है, स्वीट पोटैटो के अंदर, स्वीट पोटैटो जो है, हमने एग्स और स्वीट पोटैटो लिए थे, इसके अंदर क्या होता है बेटा, स्टार्च होती है। और ये स्टार्च क्या करती है, कैसे डाइजेस्ट होती है, सलाइवा सिक्रीट होती है जी। सलाइवा कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं, प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, प्रेजेंट इन मतलब मुंह के अंदर हमारी जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो स्लाइवा होती है इसके अंदर कंटेन्स स्लाइवरी अमाइलेज, कंटेन्स स्लाइवरी अमाइलेज, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना।
जो क्या करता है, स्लाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च से हमें शुगर मिल जाती है जी। नेक्स्ट है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं। विच ऑफ these part will have the maximum amount of digested food as soon as the process of digestion is completed? कौन सा? ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन विल हैव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन, डी में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी। ये जो है हमारी बक्कल कैविटी है, ये हमारी ईसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, ये है हमारी ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओ है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड पी इज ए लार्ज इंटेस्टाइन। ये होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ विल द डाइजेस्टेड फूड बी टेकन बाय एलिमेंट्री कैनाल? ये पूरा प्रोसेस होगा जी हमारा। ठीक है ना, इसी तरीके से भाई जो लाइनिंग होती हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लाइनिंग होती है हमारी डिफरेंट टाइप्स की, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, विलाई जो होती हैं, विलाई होती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं जिसको। अगला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, पुनीत को बनाना प्लांट ग्रो करना है, तो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन शुड ही ऑप्ट फॉर सीड्स और एनी अदर अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन? जस्टिफाई योर आंसर। बनाना प्लांट के लिए, बनाना प्लांट के लिए सीड्स जो हैं, सीड्स जो है नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि बनाना प्लांट जो है वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता है। बनाना हैज़ lost the capacity to produce seed, इसलिए तो उसे कौन सा अल्टरनेटिव मेथड चूज करना चाहिए? अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप सेम जो है प्लांट लगा सकते हो जी। ठीक है ना, जो सीड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो भी, तो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। नेक्स्ट है, ऑफस्प्रिंग ऑफ बनाना प्लांट यूजुअली शो वेरी लिटल वेरिएशन, व्हाट कॉज वेरिएशन एंड आर वेरिएशन गुड और बैड? भाई देखो, जो वेरिएशन है वो किसकी वजह से आती हैं? म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है चेंज और एरर इन डीएनए काज वेरिएशन। ठीक है ना, डीएनए के अंदर वेरिएशन या म्यूटेशन या एरर से आती हैं। तो वेरिएशन जो हैं वो पूछ रहे कैसी हैं, अच्छी हैं बुरी हैं? अब ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर ये हमारे लिए फेवरेबल हो रही है तो ये अच्छी हैं, अदरवाइज ये ख़राब भी हो सकती है। दोनों टाइप से आप ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर वेरिएशन इस तरीके की हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी क्या कर रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, तो ये अच्छी हैं। अगर वेरिएशंस की वजह से उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है हमारा। नेक्स्ट है, एनी वॉज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस बाय वाटरमेलन अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन में वाटरमेलन ने प्रोड्यूस किया है फ्रूट्स। उसने 25 वाटरमेलन plants each in both glass house A and B. She introduced pollinator in glass house A only. तो वो क्या करती है, उसने 25 जो प्लांट्स होते हैं वो लगाए। ठीक है, एक हाउस ए है और इसी तरीके से हाउस बी में भी 25 लगाए हैं। तो वो कह रही है कि सिर्फ उसने ए में क्या किया है, पोलिनेटर डाला है, ए में ही पोलिनेटर डाला है। देखो, जो वाटरमेलन है वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसने सिर्फ हाउस ए में ही क्या डाला, पोलिनेटर डाला है।
तो पोलिनेटर क्या करेगा, हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। भाई यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। तो पोलिनेटर हेल्प करेंगे, जो आपका पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलिनेटर हेल्प्स इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्योंकि ये क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को शिफ्ट कर देंगे, पोलन ग्रेन्स को शिफ्ट करेंगे कहाँ से, हाँ आपके फीमेल प्लांट तक। ठीक है, तो चांसेस ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा होंगे और आपका प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन हाउस बी जिसमें एक ही थे, हाउस बी में क्या होगा जी, कम होगा। हाउस बी में आपका पोलिनेटर नहीं है, पोलिनेटर नहीं है तो क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बहुत कम, वेरी लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट्स भी वेरी लेस फ्रूट चांसेस ऑफ फ्रूट, ठीक है ना, वेरी लेस चांसेस ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। फिर ये कहता है व्हाट डिफरेंस विल शी ऑब्जर्व इन नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस इन 2 ग्लास हाउस एक्सप्लेन। ये हमने सारा बता ही दिया है, ठीक है, कि आपके हाउस ए में ज़्यादा फ्रूट बनेंगे, बी में कम बनेंगे, क्योंकि पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो रहा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इस वजह से जी। लिस्ट 3 चेंजेस दैट अकर इन ए फ्लावर वंस इट गेट। क्या क्या चेंज होंगे अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो आप क्या देखते हैं, ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो होता है फीमेल आपका जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें क्या होगा, डेवलप्स अ टफ कोट एंड बिकम सीड, एंड बिकम्स सीड्स। ठीक है, ओव्यूल का क्या बनेगा, सीड बनेगा। ओवरी किस में चेंज होगी, चेंजेस इन फ्रूट में चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है। और जो हमारी सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन, स्टाइल, ये सब क्या होंगे, श्रीवल एंड फॉल ऑफ। और ये सारे के सारे क्या कर जाएंगे, गिर जाएंगे जी, खत्म हो जाए। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ए था हमारा। नाउ वी विल मूव टू सेक्शन बी। अब हम सेक्शन बी पे जाने वाले हैं, सेक्शन बी पे जाएंगे। तो सेक्शन बी में देखते हैं हम, देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। देखो Fe2O3, रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इस वीडियो में आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चन भी, दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ चल रही हैं जी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पर दोनों साथ हों, तो ये कैसे आप इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से जी। है तो एक ही नंबर का क्वेश्चन, तो लेकिन आपको तो स्ट्रेट बताना है, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ होना चाहिए। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों की दोनों ही रिएक्शन Fe2O3 और Al जो है ये भी रिडॉक्स है, और आपका ऑक्सीडे या बर्न कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ये भी दोनों की दोनों हमारी कैसी हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद डाइल्यूट HCl एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आर लिस्टेड। ऑक्साइड की रिएक्शन आप दिखा रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ प्लस NaOH के साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट HCl एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड एक्वस हाइड्रोक्साइड। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट HCl एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद ईदर HCl और NaOH। तो ये बता रहा है, ये आपसे कहाँ का क्वेश्चन है, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो आपका रिएक्शन दिखा देगा, अदरवाइज हमारी रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो इसमें अगर आप देखते हो तो बी जो है स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, बी है 1 एंड 3। पहली हो सकती है और तीसरी हो सकती है, दोनों हो जाएंगी, लेकिन दूसरी और चौथी हमारी नहीं होगी, वो आपके कम रिएक्टिव हैं, इस वजह से उसको रिप्लेस नहीं करवा पाएंगे जी। नेक्स्ट है एन आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं जी। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं P एंड Q। तो इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4 एक्वस, और इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट है।
तो ये पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। इन टेस्ट ट्यूब पी आयरन आप डाल रहे हैं, आयरन नेल, आयरन इसमें डाल दें। अब ये भी रिएक्टिविटी सीरीज का ही है। सिंपल अगर आप देखोगे आयरन प्लस CuSO4 करा रहा है और हमारा आयरन प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 करा रहा है जी। तो पूछ रहा है अब आपसे तो इन टेस्ट ट्यूब पी आयरन, देखो रिएक्शन तो दोनों में हो जाएगी, दोनों में रिएक्शन होगी। तो आयरन पी नेल इज कोटेड विद अ ब्लू कोटिंग एंड PQ इज नो रिएक्शन, गलत है क्योंकि दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट होगी। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, दोनों के साथ रिएक्ट कर देगा। कोटेड विद ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब पी, ठीक है बिल्कुल ठीक है, कॉपर की वजह से ब्राउन कोटिंग आएगी। एंड सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब क्यू, बिल्कुल ठीक है, सिल्वर क्यू की वजह से आपका सिल्वर हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है। और नो रिएक्शन ये भी गलत है, नो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब पी सिल्वर कोटिंग ऑन आयरन, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी, दोनों के साथ आप आपको यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज इज एज टू डाइल्यूट HCl। मिथाइल ऑरेंज हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। तो मिथाइल ऑरेंज इज एडिड टू डाइल्यूट HCl एंड टू एक्वस NaOH। विच कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन ईच सॉल्यूशन। कह रहा है कि एसिड में कैसा दिखाएगा मिथाइल ऑरेंज और बेस में कैसा दिखाएगा। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है एसिड में हमारा रेड दिखाता है और बेस में हमारा येलो दिखाएगा। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, एसिड में रेड दिखाता है और बेस में हमारा येलो दिखाता है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन, क्वेश्चन नंबर 21, एक ही नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट pH। जब आप वाटर देखो, वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल। अब ये पूछ रहा है कि कौन हाईएस्ट पीएच दिखाएगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच कैसी होगी, आपकी पीएच कम होगी, और जो बेस होगा उसकी ज़्यादा होगी। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही ज़्यादा होगा। देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो पीएच सबसे कम। फिर एसिडिक एसिड है 5 के आसपास होगी, फिर MgOH 10 के आसपास। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इसकी सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो हाईएस्ट पीएच कौन दिखाएगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाएगा, आंसर डी। जी अगला क्वेश्चन है व्हेन excess of carbon dioxide is passed through when excess of carbon dioxide pass through lime water the milkiness disappears because, क्यों डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कार्बोनेट था हमारा इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाता है, जो कैसा है, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो इसलिए सोल्यूबलाइज हो जाता है जी, ध्यान रखना, ठीक है ना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल बी। किस किस की रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड की BaCl2 की रिएक्शन आप कर रहे हैं, किसके साथ है, Na2SO4 के साथ। क्या बनेगा, हमारे पास बनने वाला है BaSO4 प्लस NaCl2, NaCl बन जाएगा। तो पूछ रहा है किसका बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन तो NaCl का बनेगा क्योंकि ये तो कैसा है, हमारा प्रेसिपिटेट आउट होता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले जर्सन रीजन है दोनों के दोनों, हम उसी तरीके से C4H8 C4H6 एंड C4H10 आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। बिल्कुल ठीक है जी, होमोलोगस सीरीज में किसका डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। तो एक है C4, नहीं सॉरी C4H6 है, तो ये होना चाहिए C5H8 एंड C6H10 होना चाहिए। नो नो नो, ये पहला गलत है, ठीक है। दूसरा C4H8 C4H6 C3H4 C3H6 C2 आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ ये ठीक है, क्योंकि पहला है C4H8, ये किस में आता है, CnH2n। देखो अनसेचुरेटेड कौन कौन होंगे, अनसेचुरेटेड होगा हमारा एल्कीन एंड एल्काइंस, और एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। तो ये आपके जो हैं सारे के सारे ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कि ए जो गलत है, बाकी आर आपका ठीक होने वाला है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग एक्टिविटी सेटअप इन द साइंस लैब बाय टीचर
ही clamped the aluminum wire on a stand and fixed a pin on the free end of the wire using wax. ठीक है. Then he heated the wire with a burner from the end where the wire is clamped. Student observe the pin falls off. Pin जो है वो गिर जाती है. ऐसा क्यों है? फर्स्ट वन है, इफ द टीचर रिप्लेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर वट विल द स्टूडेंट ऑब्जर्व चेंजेस जस्टिफाई योर आंसर. क्या उसमें आप चेंज देखोगे? द पिन बिल्कुल देखेंगे जी. द पिन विल ड्रॉप बट विल टेक लेस टाइम टू ड्रॉप बिकॉज सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम. भाई जो पिन है वो गिर जाएगी, फॉल ऑफ होगी. और कैसे गिरेगी जी? हमारी फास्टर गिरेगी. किससे? फास्टर इन केस ऑफ सिल्वर देन एल्यूमिनियम, क्योंकि जो सिल्वर है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है जी हमारा. विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्या मेल्ट हो जाएगी? नहीं. एल्यूमिनियम वायर नॉट मेल्ट बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. नो, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी हाई, बहुत हाई है जी, तो मेल्ट तो नहीं होगा. ठीक है ना. तो ये आपका 25 था. नेक्स्ट है, दोनों में से ए और बी में से आपको कोई एक करना है. एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट. एक्स फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन. आपको समझ आई गया होगा कि किसकी बात हो रही है? सोडियम की बात हो रही है. कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. नहीं, नहीं, क्योंकि ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है और फायर कैच कर लेगा. हाईली रिएक्टिव है एंड कैचेस फायर, तो आप स्टोर नहीं कर सकते. नो, नहीं स्टोर कर सकते जी. नो. 3 मार्क्स है. आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, सोडियम है. किस नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स. कौन सा प्रोसेस आप यूज़ करते हो? आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से करोगे. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से. और क्या प्रोसेस होगा? देखो एनोड पे क्या होता है बेटा? एनोड पे होगा NaCl. आप लेंगे, NaCl आप लेते हैं, ठीक है ना, उससे आप करते हैं. एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे Cl नेगेटिव से क्या बनेगा? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन. लेकिन Cl2 बनता है तो इसलिए 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कैथोड पे होता है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव, क्या बनाएगा? Na बना देगा जी. यहाँ पे सेम इसी तरीके से पोटेशियम भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप क्या कर लेते हो? सोडियम आप बेटर सूटेड मान सकते हैं, लेकिन पोटेशियम भी आंसर होगा जी. नेक्स्ट है द डोम्स. बी ऑप्शन देखते हैं. द डोम ऑफ मैनी बिल्डिंग इन यूरोप आर मेड अप ऑफ कॉपर. एक अब अगला क्वेश्चन है. सारा टुक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH इन a test tube. 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add few drop of phenolphthalein solution. वही सारा ने क्या किया? एक ये NaOH लिया है, ठीक है, 2 ml, और इसके अंदर उसने क्या डाल दिया? फिनोप्थलीन डाल दिया. फिनोप्थलीन क्या है बेटा? फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन टर्न पिंक इन कलर. ठीक है. शी एडिड डाइल्यूट H2SO टू द अबोव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप. अब इसने क्या किया? बेस के अंदर फिनोप्थलीन जो है वो कैसा दिखाता है? पिंक कलर दिखाता है. अब उसने इसके अंदर क्या किया? अब उसने इसके अंदर NaOH ऐड कर, सॉरी, इसके अंदर हमारा H2SO4 ऐड करना शुरू कर दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप.
until the solution test tube becomes colorless, जैसे जब तक ये कलरलेस नहीं हो जाता. 40 drops of dilute H2SO4 are used to change in color from pink to colorless. H2SO4 जब डालती है तो वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है. कितनी ड्रॉप्स में? देखो एसिड के अंदर फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस दिखाता है एसिड के अंदर, 40 ड्रॉप्स के अंदर, 40 ड्रॉप्स में जी. ठीक है. When Sara added a drop of NaOH to the solution changed back to pink. अब वो जैसे ही एक ड्रॉप भी डालती है, एक ड्रॉप भी डालती है तो कैसा हो जाता है, फिर से पिंक हो जाता है. एक ड्रॉप NaOH के साथ ही, NaOH की एक ड्रॉप डालते ही पिंक हो जा रहा है. सारा नाउ ट्राइड द एक्टिविटी विद डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन. देखो क्या समझ आ रहा है कि जब उसने डाला फिनोप्थलीन पिंक था, एक्चुअली 40 ड्रॉप्स में वो क्या हो गया है, बिल्कुल कलरलेस हो गया है. तो मतलब ये उसका क्या हो गया है, 40 ड्रॉप्स में है तो ये उसका न्यूट्रल पॉइंट हो गया है. क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने एक ड्रॉप NaOH डालती कैसा हो गया, पिंक हो गया. ठीक है. तो वो पूछ रहे हैं NaOH एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन. तो उसने कहा कि जब वो 2 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वॉल्यूम ऑफ NaOH टेकन, जब वो 2 ml ले रही है तो 20 ml 20 ड्रॉप यूज हुई, 3 ले रहा है तो 30, 4 ली है तो 40. उसके बेसिस पर आप क्या बताओ क्वेश्चन. इफ सारा यूज concentrated H2SO4 in place of dilute H2SO4, how many drops will be required for the change in color observed. तो कितनी आपको चेंज रिक्वायरमेंट होने वाली है जी. ठीक है ना. देखो तो कैसे बताओगे, लेस देन 40 होगा, लेस देन 40 होगा. क्यों लेस देन 40 होगा? क्योंकि जो कंसनट्रेटेड के अंदर तो H पॉजिटिव मोर होंगे जी, H पॉजिटिव ज़्यादा देगा तो और आसानी से क्या हो जाएगा, आपका डाइल्यूट हो जाएगा जी. ठीक है. तो कंसनट्रेटेड लेगा H2SO, क्योंकि इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आयन मोर होंगे तो ईजिली क्या हो जाएगा, ईजिली आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट है, सारा मेजर 20 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड फाउंड. देखो सारा मेजर 20 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड फाउंड इट्स वॉल्यूम टू बी 1 ml. 20 ड्रॉप्स में कितना हो रहा है, 1 ml हो रहा है जी. ठीक है. इफ सारा ऑब्जर्व चेंज इन कलर ऑफ NaOH सोल्यूशन बाय यूजिंग 3 ml ऑफ H2SO4. 3 ml H2SO4 में क्या हो रहा है वो, तो हाउ मैनी ml NaOH शी ऐड टू द टेस्ट ट्यूब इनिशियली. भाई वो कह रहा है देखो एक ड्रॉप NaOH को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक ड्रॉप H2SO4. भाई तभी तो दोनों सेम है ना. ठीक है. अब वो कह रहा है कि 20 ड्रॉप से बनती है 1 ml. ठीक है. और 3 ml टोटल है तो कितना हो गया, 60 ड्रॉप्स होगी ना. ठीक है. 60 ड्रॉप्स आपकी हो गई हैं. तो वो पूछ रहा है कि 60 ड्रॉप्स का मतलब कितना हो गया है, 3 ml हो गया है. सॉरी ये यूज कर रहा था 3 ml. 20 ड्रॉप, अच्छा 20 ड्रॉप वॉज 1 ml. ठीक है. 20 ड्रॉप 1 ml थी तो 60 ड्रॉप से कितना हो गया, 3 ml हो गया है. तो हाउ मेनी ml ऑफ NaOH डिड सी ऐड टू द टेस्ट ट्यूब इनिशियली. तो उसने कितना यूज शुरू में किया था, तो कितना यूज किया होगा उसने टोटल, 3 ml ही होगा, 3 ml. नेक्स्ट है सारा टेक, अच्छा ये इसका और में दिया गया. नेक्स्ट राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अबोव एक्सपेरिमेंट. कौन सी आपकी हो रही है, देखो NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है H2SO4 की, तो क्या बनेगा NaOH प्लस H2SO4 की वजह से Na2SO4 प्लस H2, ये आपको मिल रहा है जी. ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई. इनमें से पूछ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन. कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये होगी न्यूट्रलाइजेशन होगी एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है जी. क्योंकि देखो एक तो न्यूट्रलाइज होकर साल्ट एंड वाटर बन रहा है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसके जो पार्ट है वो इसके साथ जा रहा है और जो इस वाला पार्ट है वो इसके साथ जा रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी होती है जी. नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXHY अंडरगो कंप्लीट कंबशन एज शोन इन द फिगर. ये दे रहा है राइट द वैल्यू ऑफ X एंड Y. अब देखो 6 CXHY
प्लस 9O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2। अब देखो यहाँ पे बेटा बैलेंस है ना, तो कार्बन कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ पे H की वैल्यू X की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी जी, 1 होगी। एक मिनट, सॉरी ये 6 नहीं है 2 है। तो देखो यहाँ पे अगर 6 है 6 कार्बन, तो यहाँ पे भी 6 होने चाहिए। तो 2 इंटू 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, तभी 6 होंगे। हाइड्रोजन देखो y है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12 है बेटा, और यहाँ पे कितने हैं 2 है, 2 y है, 2y इज इक्वल टू 12 है, तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना था 2x वो 6, तो x कितना आ गया 3 आ गया जी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। तो आपका मोलिक्यूल क्या बना है C3H6 बन गया। C3H किसका है CnH2n है। CnH2n कौन होते हैं एल्कीन होती है। तो एल्कीन कौन सी एल्कीन होगी C डबल बॉन्ड C। ये देखो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ये इसका फार्मूला हो गया। गिव द IUPAC नेम, IUPAC नेम आपने दे दिया है, क्या होगा प्रोपीन होगा, प्रोपीन, और प्रोप 1 ईन होगा जी, ठीक है। ड्राइट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप इसके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो ये दूसरा कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन के बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं HX HX, ये आपके हाइड्रोजन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। नेम द एल्कोहल विच ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 विल प्रोड्यूस द अबोव हाइड्रोकार्बन। भाई आपने क्या किया C3H6 की रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ, तो आपको कौन सी एल्कोहल मिलने वाली है हीटेड विद H2SO4, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा कंसेंट प्रोपेनॉल मिल जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या होता है CH3CH2CHO, सॉरी एक मिनट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ओ, एक सॉरी सॉरी सॉरी, एल्कोहल है ना, एल्कोहल में तो OH लगता है, एल्कोहल बनेगा एल्कोहल, तो CH3CH2CH2OH ये बनेगा प्रोपेनॉल। ये डी ऑप्शन में आपका प्रोपेनॉल बन गया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये होगी जी, ठीक है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CHXY विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो हम CH डबल बॉन्ड CA डबल बॉन्ड CH3 इसकी रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा CH3CH2CH3, इसको आप क्या बोलते हो प्रोपेन बोलते हो, प्रोपेन हमें मिल जाएगी जी, प्रोपेन हमें मिलने वाली है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पे क्या होगा प्रोपेनल, सॉरी प्रोपेनॉल, ये हमें मिल जाएगा जी, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट बी ऑप्शन देखते हैं। देखो पी दिया हुआ है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 2 4 6, पी की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2 और 6, और जो क्यू है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 और 1। तो अगर आप देखते हो 2 और 6 8 किसकी होती है ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन है, और ये है 2 8 10 11 सोडियम है जी, ठीक है। तो इफ पी एंड क्यू कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन देम, किस टाइप का बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा अगर पी और क्यू कंबाइन करते हैं, 2 4 2 6 2, तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखते हो तो किस टाइप का कंपाउंड बनेगा आपका, या किस टाइप का बॉन्ड होने वाला है कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है जी, जो आयन की फॉर्मेशन की वजह से बनता है,
जो Q है, Q आपका क्या कर देगा, 2 और 8 की फॉर्म में बन जाएगा, Q पॉजिटिव बना देगा, ठीक है ना। और आपका P जो है वो 2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, 2 और 6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, 2 एंड 8 हो जाएगा। तो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है, यहाँ पर आएगा आपका आयोनिक बॉन्ड। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, देखो P कितना दिखाएगा, 2 -2, Q दिखाएगा +1। तो आप क्या देखोगे, क्या बनता है आपका P1 Q2 और PQ2 बन जाएगा आपका, PQ2 आपका जो है ऐसे दिखेगा ये, इसको आप लिखोगे PQ2, ये आपका बनेगा। नेक्स्ट है द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिजोल्व्ड इन वाटर, इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक इन नेचर। देखो मेटल का ऑक्साइड, बेटा मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप वाटर में डिजोल्व करोगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो एल्केलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा, हमारा एल्केलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे, आपका हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स। जैसे देखो Na, एक मिनट, Q1 ये बनेगा PQ2 और Q2P दिखाओ, इसको Q2P ज़्यादा ठीक रहेगा, पहले मेटल लिखते हैं हम, ये नहीं PQ2 नहीं, Q2P दिखाओ। जैसे Na2O बनता है, ठीक है, इसमें आप वाटर मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, NaOH बन जाएगा, NaOH बनेगा। और NaOH क्या है, एल्केलाइन इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। सो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन इन नेचर होगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा बेटा, बेसिक इन नेचर। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड इथेनॉल। Q और इथेनॉल में, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, और इसकी रिएक्शन आप Q के साथ दिखाओ। Q क्या है हमारा, सोडियम है जी, तो सोडियम के साथ दिखाओगे तो हमारा पास बनेगा C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2। इसको आप क्या बोलते हो, आप सोडियम इथोक्साइड बोलोगे, सोडियम इथोक्साइड, ये बन जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज E। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन P अंडरगोज बॉन्डिंग विद कार्बन। P जो है, P बॉन्डिंग करेगी कार्बन के साथ। देखो P क्या है, हमने देखा ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है ना। अगर ये क्या कर रहा है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो CO बन सकता है एंड CO2 फॉर्मेशन हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी जी, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये, अगर आप इसको जर्नल फॉर्म में दिखाओगे, जर्नल दिखाओगे, तो जो ये हैं, ये मैंने दिखा दिया है। आप Na की जगह आप क्यू दिखाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यू लग जाएगा, क्यू। और इसके इसके यहाँ पे क्या बनेगा, P। तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो, CP या CP2 की फॉर्मेशन आप दिखाओगे जी, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, और इसी टाइप से होगा ये भी, ठीक है। ये भी करके दिखाएं, कर लेते हैं, चलो ये भी। फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन, ये तो सेम ही है अभी जो हमने किया है, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन कंबाइन विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, इट कंबाइंस कैल्शियम टू फॉर्म CaO। देखो ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रही है, CaO बना रही है, और विद कार्बन जो है, कार्बन के साथ बना के क्या बना रही है, CO2 बना रही है। वट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है जी, कोवलेंट बॉन्ड, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको आप बोलते हो कोवलेंट बॉन्ड बोलते हो। दूसरा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन मेटल और नॉन मेटल में बन रहा है तो कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल नॉन मेटल में बन रहा है तो आयोनिक बॉन्ड, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। थर्ड है, विच ऑफ द अबव कंपाउंड विल बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और वाई। मोल्टन स्टेट में कौन होगा, मोल्टन स्टेट में कैल्शियम ऑक्साइड होगा जी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसा होगा, गुड कंडक्टर। वैसे भी CO2 तो क्या है हमारा, गैसियस फॉर्म है, गैस में है, तो आपका मोल्टन स्टेट में आएगी ही नहीं, तो CaO होगा जी। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द फिजिकल स्टेट CaO एंड CO2। CaO हमारा कैसा होगा, सॉलिड होगा, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड होते हैं, और CO2 क्या है, हमारी गैस है जी। और व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CO2, वैलेंसी ऑफ कार्बन है +4। यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड होगा, ये हमारा गैसियस होगा,
ठीक है। गुड कंडक्टर CaO होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड होगा जी, ठीक है। यहाँ पे होगा कोवलेंट बॉन्ड, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पार्ट सी। पार्ट सी पे आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है ना। पार्ट सी देखो, मुझे होप सो आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जी, ठीक है। ये आपको बता रहा है, अर्नव वॉज मेकिंग नोट्स एंड राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्ड सरफेस। कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ये पूछ रहे हैं कि कनकेव मिरर बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन। नहीं जी, कन्वेक्स मिरर भी आपका क्या है, आपकी इन्वर्टेड ना वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं, तो बिल्कुल ये ठीक नहीं है। इन बोथ कनकेव कन्वेक्स मिरर इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द मिरर फार्मूला। ये बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपने करेक्ट ऑप्शन बताने, तो आपका 1 एंड 3 ऑप्शन डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन द रीजन फॉर अस टू परसीव द डार्क स्काई एज ब्लू। स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है जी, किस रीजन की वजह से। एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर्स। बिल्कुल ठीक है, इस वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला है असर्शन एंड रीजन है जी। A point object is placed at a distance of 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24। ये आपको फोकल लेंथ दी है और ये आपको u दिया है। द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो पूछा है इमेज क्या इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। देखो कैसे बता सकते हो, u आपको दिया है 26 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर है, और f आपको दी है 26। बिल्कुल ठीक है जी। आपका हमें हमें पता है जब आप फोकस पे रखते हो तो कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। फोकस की इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी। बिल्कुल ठीक है। और इसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इमेज हमारी बनेगी फोकस पर जी। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। फॉर द अबो स्टेटमेंट 1/f 1/u प्लस वी गिव्स v इन्फिनिटी, ये भी आपका क्या है, ये गलत है जी। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो ये गलत है। तो आपका ए ठीक है लेकिन बी गलत है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू v की कोई ना कोई आएगी और ये इन्फिनिटी नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट है, द above image show the reformation of image when an optical instrument with an optical instrument। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है जी। देखो ये ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे सेम साइड में इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा लेंस होगा। और कौन सा लेंस होगा जी, लेंस भी हमारा होगा कॉनकेव लेंस, क्योंकि उसमें सेम साइड बनती है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि सेम साइड बन रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। इसीलिए हमने क्या बोला है, कनकेव लेंस भी बोला है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। देखो इसका भी हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, 1/v f इजिकल टू 1/u माइनस 1/u। लेंस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा जी, ठीक है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेते हो, -20 सेंटीमीटर। और आपको v दिया है, v कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। कैसे आपको कैलकुलेट करते हो, हमें पता है ना बेटा। अगर आपको ध्यान हो तो आप, अगर ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो होंगी उनको आप पॉजिटिव साइन लेते हो अगर इस तरफ है, और अगर इसके अपोजिट है, ये इंसिडेंट है, तो वो सारे नेगेटिव में, तो ये दोनों नेगेटिव में आएंगे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 1/-10 माइनस और -1/20, तो कितना हो जाएगा, 1/-10 प्लस 1/20, तो 20 -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1/20 आ गया। तो फोकल लेंथ यहाँ से कितने, ये 1/f है, ये 1/f कितना आया है, 1/f आया -1/20, तो f कितना आ गया बेटा, -20 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। तो ये आपका -20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अंडर वट
अगला है विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, किस कंडीशन में आपका बनाता है जी, जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ एंड एफ और आपका लेंस के बीच में होगी। एफ और लेंस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपकी इमेज जो है हमारी कहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। वाई डज अ पीस ऑफ पेपर कैच फायर इफ वी अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। देखो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, अगर आप देखोगे कन्वेक्स लेंस में एक पावर होती है कि वो क्या करता है, ये एफ है, वो कन्वर्ज कर देगा ऐसे लाइट को, जो भी यहाँ से जाएगी उसको ऐसे कर देगा, ठीक है। तो जितनी भी लाइट यहाँ पे जा रही हैं वो सबको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो इस वजह से सारी लाइट एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी, और उस पे फोकस होने की वजह से सारी एनर्जी जो है एक पॉइंट पे फोकस होने की वजह से वो फायर कैच कर लेता है जी, ये रीजन होगा हमारा। बात करते हैं 34 की। 34 इसमें दे फाइंड आउट द फॉलोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर, इन 2 8 ओम रजिस्टर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। देखो ये कैसे है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए आप कैसे काउंट करते हो, 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा जी, दोनों 8 8 की ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, तो 8 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 1 इजिकल टू 2/8 इजिकल टू 1/4, तो आर कितने आ गया बेटा, 4 आ गया जी। आर कितना आया, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 4 ओम होगा, ठीक है। और ये पूछ रहा है, ये आ गया 4 ओम, और ये पूछ रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर, करंट क्या होगा, V इजिकल टू आई आर होता है जी, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, तो V कितना है 8 होगा, R कितना हो जाएगा, दोनों में से 4 + 4 इजिकल टू 8/8 इजिकल टू 1 हो जाएगा जी। 8 वोल्ट है ना, यहाँ पे देखो V की वैल्यू कितनी है, 8 है, और आपका R क्या है, R हमारा एक तो ये 4 का, ये देखो बेटा ये 4 ओम का तो ये है, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना आ रहा है, 4 ओम आया है। दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो ये भी सीरीज, ये दोनों सीरीज में हैं। आप देखो इनको कैसे भी कर सकते हो, अगर आप देखो ये दोनों 8 8 ओम के थे, 8 8 दोनों ओम के थे, इन दोनों को हम मिला के एक क्या बना सकते हैं, 4 ओम का बना सकते हैं ना, ऐसे 4 ओम का हो गया जी। अब ये काट दें तो 4 ओम का ये और 4 ओम का ये, बेटा दोनों कैसे हैं, सीरीज में हो गए। अब ये ऐसे सीरीज में हो गए तो दोनों को काउंट करके आप क्या कर दोगे, 4 + 4 8, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी जी यहाँ से। नेक्स्ट है करंट इन 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर में से करंट कितना होगा, देखो करंट क्या होता है, V इजिकल टू आई आर होता है बेटा, बी पार्ट देखो V इजिकल टू आई आर, तो I क्या होगा, V/R, वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 12, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, ओके ओके, एक मिनट, देखो यहाँ से आने के लिए इन दोनों में से आएगा ना पहले बेटा, इन दोनों में से आएगा, तो 1/24 प्लस 1/24 तो कितना हो गया, 2/24, तो 1/12, तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12, ये 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 12 आई है, तो I इजिकल टू V/R 6 कितना हो जाएगा, ये 12 है, 12 का तो ये है और 12 का ये, तो दोनों कितने हो गए, 12 + 12 24 हो गया, 24 हो गए हैं, तो 6/24 0.25 क्या गया, एम्पियर आ गया है। और डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 और A2, A1 और A2 में क्या डिफरेंस होगा, A1 और A2 दोनों क्या दिखाएंगे बेटा, सेम रीडिंग दिखाएंगे, दोनों कैसे दिखाएंगे, सेम रीडिंग ही दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट है, यू आर गिवन 4 रजिस्टर ईच हैविंग रेजिस्टेंस R ओम, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड थ्रू ईच 4 रजिस्टर। भाई आपको R के 4 दिए हैं, 4 आपको रजिस्टर दिए हैं R के, अब पूछ रहा है मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, सीरीज में जोड़ दो, 4 मैक्सिमम अटैच इन सीरीज, मैक्सिमम के लिए सीरीज में जोड़ दो, तो R क्या हो जाएगा, R टोटल क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 प्लस R4, और मिनिमम के लिए क्या करोगे, पैरेलल में जोड़ दो, तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 हो जाएगा।
तो आर की वैल्यू क्या आई बेटा, आर मिनिमम कितना आया है, आर मिनिमम आया है, सॉरी 1/r मिनिमम आया है 1/4r, सॉरी कितना r/4 आ गया, आएगा ना, एलसीएम लोगे तो r/4 आएगा। तो r मिनिमम कितना आ गया बेटा, r/4, r मिनिमम r4 आएगा और r मैक्सिमम कितना आएगा 4r हो जाएगा, क्योंकि सारी सेम है ना, तो r1 r2 r3 r4। तो यहाँ से नेक्स्ट है कॉपर वायर है जिसकी लेंथ आपको दी गई है बी। देखो एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी दी है बेटा, 2 मीटर दी है, एरिया कितना दिया है 0.5 mm का स्क्वायर दिया है। तो इसको mm स्क्वायर है तो मीटर में बदलोगे तो कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, mm है तो 10⁻³ और 2 है, स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो -6 हो गया है। रेजिस्टिविटी कितनी दी है, आर दी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल whose length is twice the length of wire but has same cross sectional area। एक और की आपको फाइंड आउट करनी है, तो पहले R1 कैलकुलेट करते हैं हम। R1 क्या हो जाएगा, रो L/A। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.068। मैं सारी कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, टाइम बढ़ेगा, तो इतनी वैल्यू आएगी 0.068। तो सेम है इसका, लेकिन R जो दूसरा जो है सेकंड केस जो है, सारी चीज़ें सेम है, बस लेंथ जो है L कितनी होगी बेटा, 2L होगी है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो 2L/A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रो L/A, और ये किसके इक्वल है, 2 इंटू R1 के। तो होगा 2 इंटू 0.068 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.136 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना आप आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द अबोव इमेज शोज अ करेक्टिव मेजर ऑफ द पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज। देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, हमने यहाँ पे लेंस लगा रखा है, ये आपकी इमेज जो है वो पहले बन रही है, तो इसमें क्या करोगे आप, किस टाइप का है ये, हाइपरमेट्रोपिया है, दूर की नज़र कमज़ोर है जिसकी, हाइपर मेट्रोपिया है। और किससे आप, कन्वेक्स लेंस से आप बना दोगे, कन्वेक्स लेंस आप यूज़ कर दोगे। दूसरा, लेबल रे डायग्राम दैट शो द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबोव केस आफ्टर करेक्शन। करेक्शन के बाद का आप कैसे दिखाओगे, तो करेक्शन के बाद का बिल्कुल इसी तरीके से दिखाएंगे। अगर आप दिखाना चाहो तो क्या कर दोगे, यहाँ पे आपने लेंस लगा दिया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये इन्होंने ठीक आई दिखाई है, ठीक है ना, ठीक वाला केस इन्होंने दिखा रखा है। जो एक्चुअली केस होगा उसमें क्या होगा, ये बाहर यहाँ पे फोकस करेगा, ये ऐसे फोकस करेगा, लेकिन ये इन्होंने लेंस लगा के खुद दिखाया हुआ है, तो ये आंसर इन्होंने खुद ही बताया हुआ है बेटा। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है जी, जिसमें लाइट सेपरेट करती है इनटू 7 कलर, सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स को आप डिस्पर्जन ऑफ करें। एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच डिस्पर्सन हैपन, किस कंडीशन में आपका होता है जी, भाई जब लाइट जो है वन मीडियम टू, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या होगा, अनदर मीडियम में जाएगी तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज होगी जी, स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, चेंज होगी तो वो होगी, बैंड होगी तो वो स्प्लिट कर जाएगी अलग अलग उसमें जी, वेवलेंथ में, ठीक है। गिव वन रीजन फॉर काज प्रेस बायोपा। प्रेस बायोपा क्या होता है, जिसमें दोनों आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये किस वजह से होता है, लॉस ऑफ, ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
A student need to make a 12 ohm resistor, ठीक है. C has a copper wire of 0.80 mm diameter. Resistivity of copper, resistivity दिया आपको. एक मिनट. और पूछा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर and calculate the length of wire required for a 0.12 ohm resistor. देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर पूछा है ना बेटा. एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है जी. ठीक है. अब आपको डायमीटर दिया है तो डायमीटर क्या होगा, पाई डी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0.80 mm डायमीटर दिया है बेटा यहाँ पे. तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर दो क्या होगा. 3.14. डायमीटर कितना है, 0.80 बाई 2 mm है, तो इंटू 10⁻³ और इसका स्केयर कर दो. जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 5.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्केयर. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी. ठीक है, फर्स्ट वन पायर स्केयर से. सेकंड वन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर द 0.12 रजिस्टर. इसके लिए आपको लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, आर इजकल टू रो एल बाई ए का फार्मूला लगाओगे. इस फार्मूला का यूज़ करके निकालना है जी. ठीक है, ये आपका मैं आपको दे रहा हूँ. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर होगा बेटा. इसके तो हम बताएंगे. ये आपका होमवर्क है, ये हमने सेम पहले भी निकाल लिया है, सेम इसी तरीके से. ये आपको कैलकुलेट करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है ज़रूर. कमेंट बॉक्स में जो जो बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 37 है. क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम. ए स्टूडेंट मेक अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एक्स इज स्ट्रोंगर देन वाई. ये कह रहा है कि जो एक्स है वो स्ट्रोंगर है देन वाई के. एक्सप्लेन द रीजन इफ द स्टूडेंट क्लेम करेक्ट. तो ये सही है कि गलत है, पहले तो ये बताना है कि क्लोजनेस बिल्कुल ठीक है. क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल ठीक है जी. जो क्लोजनेस है ना इज ए डायरेक्टली प्रेजेंट टू स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. इस वजह से जो है इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ज़्यादा है वाई से. और दूसरा पूछता है आल्सो रीड्रा द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. डायरेक्शन आपको बताना है. द डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, ध्यान रखना. नॉर्थ टू साउथ होती है, तो ऐसे जाएंगी. ये ऐसे रे ज़रूर दिखाना बेटा. ठीक है ना, एरो जरूर लगा के दिखाना. एरो के बिना आपका गलत हो जाएगा. और जो अंदर होती है ना, ध्यान रखना बेटा, हमेशा जो आपकी मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर कैसी होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी. साउथ टू नॉर्थ होगी. लेकिन यहाँ पे ऐसे होगी बाहर नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर साउथ टू नॉर्थ होने वाली है. रीड्रा हमने कर दिया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. ये कैमरा दिखाया हुआ है इसने. The above image is that of a digital single lens reflector camera which are used to take high resolution photograph by professional photographer. की कैमरा दिखाया प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैसे लेते हैं. सेकंड इमेज ऑफ द अबोव टू इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाई एंड इमेज. ये दिखाया उसने कि कैसे इमेज बन रही है जिसमें. तो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन डीएसएलआर कैमरा शोन इन द इमेज. ये किस टाइप का लेंस लिया गया है, देखने से ही पता लग रहा है कि जी आपका कैसा है, कन्वेक्स लेंस है. कन्वेक्स लेंस यूज किया गया है. ए, ये इसका आंसर होगा. बी है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड. इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस कैसा दिखाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज दिखाता है. सी और डी में से एक आपको करना है. फोटोग्राफर यूज जिसे क्या फोकल लेंथ दी है. अब देखो हमें पता है फोकल लेंथ दी है कितनी, 50 mm दी है बेटा. द लेंस प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन टू द कैमरा सेंसर विद लोकेटेड 60 mm बिहाइंड द लेंस. ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी दी है, इमेज फॉर्म दी है 60 mm. तो यहाँ से पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो अब आप सेम फार्मूला लगा दो, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u. ठीक है, तो 1/u क्या हो जाएगा बेटा, 1/v माइनस 1/f. 1/60 माइनस 60 माइनस एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा,
300। तो u कितना आ गया बेटा, -300 mm आ गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फिर आपसे डी पूछ रहा है, ठीक है। फ्लावर इज 150 मीटर अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस। यू दिया है 150 मीटर है, -150 mm। द एक्चुअल हाइट ऑफ फ्लावर इज 80 mm। एच दी है 80 mm। एंड द इमेज फॉर्म्ड ऑन द कैमरा सेंसर इज मेजर्ड एच डैश। इमेज की जो डिस्टेंस है वो इमेज हाइट दी है 20 mm। पूछ रहे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कैमरा लेंस। फोकल लेंथ पूछ रहे हैं जी। तो ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट होगी तो कितना हो जाएगा, इमेज कितनी है 20/80, तो कितना आ गया, मैग्निफिकेशन आ गई -1/4, क्योंकि ये माइनस में था, ठीक है। -1/4 आ गई। क्योंकि इमेज तो नीचे बनेगी ना, इमेज तो नीचे बनेगी ऐसे। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो माइनस में आएगा, क्योंकि इस लाइन से ऊपर तो पॉजिटिव आती है और नीचे की तरफ माइनस आता है, साइन कन्वेंशन। तो इसलिए इमेज की -20, मैग्निफिकेशन आ गई -1/4, ठीक है। तो आ गई -0.25 mm। हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा। अब यहाँ से आप क्या भी कैलकुलेट कर सकते हो, वी आपको कैलकुलेट करनी है, सॉरी, मैग्निफिकेशन होती है। मैग्निफिकेशन का एक और भी फार्मूला है, V/U भी होता है। तो यहाँ से V क्या हो जाएगी, M/U। M कितना है, -0.25। U कितना है बेटा, U है आपका -150। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू आई है 37.5 mm, ठीक है। ये आ गई है मैग्निफिकेशन का। एक और भी फार्मूला होता है, ये होता है, और एक H/H होता है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, लेंस फार्मूला लगाओगे, यूजिंग लेंस फार्मूला। 1/f = 1/v - 1/u। 1/f आपको कैलकुलेट करना है, 1/37.5 माइनस 1/-150 -1/37.5 + 150। इसको जब आप सोल्व करते हो तो आंसर आता है 1/30। तो एफ आ जाएगा आपका 30 mm। जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 30 mm आ जाएगी बेटा। वर्कड एज अप्रेंटिस इन ए फैक्ट्री वेयर फ्लैशलाइट एंड सोलर फ्लैशलाइट बनती थी। ही लर्न टू मेक द सर्किट, द डिजाइन ऑफ लाइट बॉक्स एंड लाइट कंसंट्रेशन ऑफ सोलर कुकर एज वेल एज शी लर्न द यूज ऑफ लेंस इन मेकिंग ऑल टू। उसने लेंस के बारे में बात करें तो क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लेंस आर यूज इन फ्लैशलाइट एंड लाइट कंसंट्रेटर ऑन ऑफ द सोलर कुकर, की सोलर कुकर में और फ्लैश लाइट में कौन सा यूज़ होता है। तो फ्लैश लाइट के अंदर अगर आप देखते हो, फ्लैश लाइट के अंदर हमारा यूज़ होता है कनकेव लेंस, एंड सोलर कुकर में हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्यों क्योंकि कन्वर्ज कर देगा सारी लाइट को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे ले आएगा, सारी लाइट को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे ले आएगा, इस तरीके से। तो इसलिए नेक्स्ट गिव रीजन फॉर योर चॉइस इन योर आंसर फॉर पार्ट ए का। कॉन्केव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। देखो अगर कॉन्केव लेंस की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जब कोई लाइट जाएगी, पास ऑन होगी, तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी, वो इधर उधर फैल जाएगी, वो लाइट इधर उधर फैल जाएगी हमारी। ठीक है, ऐसे ऐसे
लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस में से कन्वर्ज करते हैं ऐसे यहाँ पर, तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है COD में से एक अटेम्प्ट करना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस विच इज नॉर्मली यूज इन सोलर कुकर। द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। आपको कैलकुलेट करनी है। देखो यू कितना हो गया बेटा, -40। मैग्नीफिकेशन क्या हो गई है, -2 दी है। मैग्नीफिकेशन हमने पहले भी पढ़ी है, m क्या होता है, v/u होता है, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, m इंटू यू। m कितना है, -2 इंटू u कितना है बेटा, -40, तो कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। बस अब आपको क्या करना है, अब हमें लेंस फार्मूला लगाना है, 1/f इजिकल टू बाय लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u। तो जब आप सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आती है 26.67 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपका C हो जाएगा। डी ऑप्शन आता है, डी में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। यू दिया है -20 सेंटीमीटर, बस जो दिया है वो लिखते रहो। एंड इमेज इज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वी कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर हो गया बेटा। अब आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, सेम लगाओगे 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करते हो तो f की वैल्यू कितनी आती है, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर आती है। तो ये क्या दिखाएगा कि कॉनकेव लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है। नेक्स्ट आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कह रहे अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर shown in the above figure is connected in a battery. The power dissipation in a 100 ohm resistor is 81 वोल्ट। पावर दिया आपको 81 वोल्ट की बेटा, ठीक है, और रेजिस्टेंस दी है 100 की। पूछ रहा है करंट इन द सर्किट निकालिए, करंट इन द सर्किट। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा, P इक्वल टू I²R, किसके इक्वल है, 81। तो I² क्या हो जाएगा बेटा, 81/100, और I क्या हो जाएगा, √81/100। तो I की वैल्यू आ गई है 9/10, दैट इज 0.9 एम्पीयर, ये आ गई। सेकेंड पूछता है रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V2। V2 कहाँ है जी, ये V2 है, इस V2 में आपसे पूछा है जी। तो V2 में कैसे होगा, देखो V क्या होता है बेटा, IR होगा, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो R क्या हो जाएगा, 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से 1/R कितना आ गया है, 1/25 प्लस 1/25 इजिकल टू 2/25 वैल्यू आ गई है। तो R आता है 25/2, दैट इज 11.25 वोल्ट आ गई, ठीक है। तो V2 क्या हो जाएगा बेटा, V2 हो जाएगा 0.9 इंटू 12.5 IR होता है, तो यहाँ से आ गया 11.25 वोल्ट आ गया। V2 की वैल्यू आ गई 11.25 वोल्ट। अब V1 में पूछ रहा है, V1 ये है हमारा। तो V1 में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, V1 के लिए आपको अगर कैलकुलेट करना है थर्ड ऑप्शन, तो देखो अक्रॉस टोटल आप कैलकुलेट करो, 100 ओम है ये, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम क्या हो जाएगा, IR 0.9 इंटू 100 इजिकल टू 90 वोट। तो V1 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 11.25, हमने कैलकुलेट कर ही रखा था ना, V1 दोनों का मिला के ही तो होगा ना बेटा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 101.25 वोट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया है इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट A B C दिया है, कनेक्टेड शोन इन फिगर। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एज 1.2 किलोवाट 240 वोट
विद कांस्टेंट रेजिस्टेंस S1 S2 S3 रिस्पेक्टिव स्विच, ये स्विच दिए हैं, ठीक है। ये आपको पावर दी है, ये आपकी टोटल वोल्टेज दी है। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस पूछ रहा है वन हीटिंग एलिमेंट की। देखो अगर आप बी की बात करते हो बेटा, अगर आप बी की बात करते हो तो बी क्या होगा, पावर क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर होती है। तो आर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, 240 इंटू 240 बाई कितना होगा 1200 दिया है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 48 ओम, ठीक है। इसी तरीके से S1 एंड S3 हमारे क्लोज्ड होंगे, ठीक है। अगर S3 है, S1 S3 क्लोज्ड है तो करंट इन ईच रजिस्टर आपसे पूछ रहा है, तो ये कैसे दोगे आप, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा V बाई आर, V कितना है 240 है, R कितना है हमारा 48 है, तो 5 एम्पियर आ गया है। इसी तरीके से हमारा कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए, S1 S2 S3 आर क्लोज्ड, तो ए से आपने पावर बतानी, जब S1 S2 S3 आपके क्लोज्ड हैं तो आप कैसे निकालोगे, पी ए होता है आई स्केयर आर 5 स्केयर इंटू 48 इजगल टू 1200 वोट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इसके आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपसे हो पाता तो ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक अलग वीडियो छोटी सी बना दूंगा 2-3 मिनट की, जिसमें एक क्वेश्चन आपका सॉल्व करके दिखा रखा होगा। तो आपको पूरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कमेंट उसके हिसाब से जो जिस पे ज़्यादा होगी मैं वीडियो बना दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।